मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी आप बीती। साहित्यकारों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है जब प्रशंसकों की तरफ से उन्हें ढेर सारे पत्र प्राप्त होते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब लेखक अपनी सारी समस्याओं को भूल खुशी का अनुभव करता है। वो पत्रों के सागर में डूब जाता है और लहरों के साथ कल्पना के नए शिखर पर पहुंच जाता है। उस पल मैं भी कुछ हूँ यह महत्व महसूस होता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने सावन महीने में किया जब मुझे मेरी रचनाओं की प्रशंसाओं से भरा पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में दिल खोलकर मेरी कृतियों की तारीफें की गई थी। पत्र भेजने वाले खुद एक उत्तम कवि थे। उनकी कविताएं अक्सर पत्रिकाओं में छपती थी। मैं उनका यह पत्र पढ़कर फूला नहीं समा रहा था। मैं खुशी के मारे उसी वक्त उस पत्र का जवाब लिखने बैठ गया था। उस उत्साह से मैंने जो भी कुछ पत्र में लिखा इस समय वो याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि उस पत्र में शुरू से अंत तक प्रेम भरे मीठे शब्द लिखे थे। हालांकि मैं कभी कविता नहीं लिखता था, लेकिन फिर भी मैं शब्दों को जितना सुंदर बना सकता था मैंने उतना संवार दिया था। यहाँ तक कि पत्र लिखने के बाद जब मैंने उसे फिर से पढ़ा तो मुझे कविता बहुत पसंद आई। पूरा पत्र भाव से ही भरपूर था। 5वें दिन उसी कवि का एक और पत्र मुझे मिला। वो पहले वाले पत्र के मुकाबले और ज़्यादा प्रभावी था। उसने मुझे प्यारा भैया कहकर पुकारा था। साथ ही मेरी रचनाओं की एक सूची और प्रकाशकों के बारे में उनके नाम और पते पूछे गए थे। उसके साथ ही पत्र के अंत में ये भी कहा गया था कि मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है और आपकी लेखन को पढ़ना पसंद करती है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा था कि मेरी पत्नी पूछ रही थी कि आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी कोई फ़ोटो है तो प्लीज़ भेज दीजिए। यही पत्र में मेरे जन्म स्थान और वंश की भी जानकारी पूछी गई थी। पत्र के उसके अंतिम खबर ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी महिला ने अपने मुंह से मेरी तारीफ़ की थी और यह सुनने का मौका मुझे मिला था। यह सुनकर ऐसा लगा कि कोई मेरी बुरे कर्मों की तारीफ़ कर रहा है। उस दौरान तारीफ़ में जितने भी शब्द मुझे याद थे उन सबको मैंने पत्र में लिख डाला और अपने परिवार और ख़ानदान के विषय में ऐसा जिक्र किया कि जैसे किसी कवि ने भी कभी राजा का गुणगान नहीं किया हो। मेरे दादाजी एक जमींदार के यहाँ कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें मैंने रियासत का प्रबंधक बताया था। वही अपने क्लर्क पिता को मैंने दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष बताया। पत्र में किसानी को जमींदारी बताया था। इसके अलावा अपने लेखन की गिनती को तो बढ़ा ना सका, लेकिन उसके महत्व को बड़े अच्छे से समझा दिया था। देखा जाए तो अपनी तारीफ करना एक सिरफिरापन है, लेकिन इशारों में यह काम आसानी से किया जा सकता है। खैर, पत्र खत्म हो चुका था और लेटर बॉक्स में पहुंच चुका था। इसके बाद हफ्ते तक कोई भी पत्र नहीं आया। मैंने पत्र में अपने हिसाब से अपनी पत्नी की तरफ से भी कुछ बातें लिखी थी। उम्मीद थी कि घनिष्ठता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वे मुझसे मतलबी और सेंटिमेंटल ना समझने लगे हों, इसलिए कोई पत्र नहीं लिखा हो। अश्विन के महीने का तीसरा पहर था। हर तरफ रामलीला का उत्साह था। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था। वहाँ ताश की बाजी चल रही थी। अचानक एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछ रहा था। वह मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। मैं सोच में था कि आखिर कौन है ये आदमी और यहाँ कैसे आया। मेरे दोस्त लोग भी उन महाशय को देखकर इशारेबाजी करने लगे थे। मैंने विनम्रता के साथ उन महाशय का नाम पूछा। जवाब मिला, मेरा नाम उमापति नारायण है। मैं जवाब सुनते ही खुश होकर उनके गले लग गया। यह कोई और नहीं बल्कि वही कवि महोदय थे जिन्होंने मुझे पत्र भेजा था। मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा, फिर पान और इलायची खिलाई और पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। उन्होंने जवाब दिया, घर चलिए, फिर विस्तार से बताऊँगा। मैं आपके वहाँ से होकर आया हूँ। वहाँ मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं पूछता हुआ यहाँ आ गया। उनके कमरे से निकलते ही मेरे दोस्तों ने इशारे में मुझसे पूछा कि यह साहब कौन हैं।
मैंने दोस्तों को बताया कि यह मेरे मित्र हैं। मित्र ने कहा कि थोड़ा सावधान रहिएगा, मुझे थोड़े उचक्के लग रहे हैं। मैंने कहा, आपका यह अनुमान गलत है। आप आदमी को हमेशा उसके कपड़ों से जज करते हैं, लेकिन इंसान वस्त्रों में नहीं बल्कि दिल में होता है। मित्र: खैर ये रहस्य की बात है, बाकी आप जाने, मैं आपको बस सावधान कर रहा हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए अगला वीडियो देखें जो इस स्टोरी का पार्ट 2 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।